नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है भारत का पहला महान साम्राज्य आखिर बना कैसे? चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे 16 राज्यों के बीच मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ये कहानी है सही रणनीति, बड़ी महत्वाकांक्षा और जबरदस्त दूरदर्शिता की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक छोटा सा राज्य आखिर कैसे इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली साम्राज्य बन जाता है। और इस सवाल का जवाब ना मगध की कहानी में ही छिपा है। अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में चलना होगा। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, और तब का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी तरह से बिखरा हुआ, एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका जिक्र मिलता है कि उस समय गंगा घाटी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिन्हें कहते थे महाजनपद। जरा सोचिए, एक ही इलाके में 16 अलग अलग पावर्स और सबके सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। उस समय के कुछ मेन प्लेयर्स को देखें तो अंग था, जिसकी राजधानी थी चंपा, काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और कोसल, वत्स, ये सभी काफी शक्तिशाली राज्य थे। मतलब मैदान में कई बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक राज्य था जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जी हाँ, और वो राज्य था मगध। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस इसी उभरती हुई शक्ति पर डालते हैं और उस डायनेस्टी पर जिसने इस सब की शुरुआत की। मगध के इस राइज का सारा क्रेडिट जाता है हर्यंक वंश को। ये वही राज परिवार था जिसने कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का वो प्रोसेस शुरू किया, जिसने आगे चलकर भारत के पहले साम्राज्य की नींव डाली। अब इस वंश में ना 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए। सबसे पहले आए बिंबिसार, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक रूल और अलायंसेस मतलब गठबंधनों के जरिए पावर को जमाया। फिर आए उनके बेटे अजातशत्रु, जिन्होंने टेरिटरी को और बढ़ाया। और फिर आए उदयीन, जिन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने मगध की पावर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बिंबिसार के रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जो रॉयल फिजिशियन थे, जीवक, वो इतने मशहूर थे कि महात्मा बुद्ध भी उनसे इलाज करवाने आते थे। ये छोटी बात नहीं है, ये मगध के बढ़ते इन्फ्लुएंस का एक साफ साफ इशारा था। तो सवाल ये है कि बिंबिसार की विनिंग स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए, 2 बातें थी। पहली, उनकी राजधानी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं, वो पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एकदम सेफ एंड सिक्योर। और दूसरी, उन्होंने पावरफुल लिच्छवी रिपब्लिक के साथ मैरिज अलायंस कर लिया, एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमैटिक मूव। तो बिंबिसार ने फाउंडेशन तो रख दिया था, लेकिन इसके बाद एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया जिसने मगध के फ्यूचर का पूरा नक्शा ही बदल दिया, और वो फैसला था कैपिटल सिटी को बदलने का। देखिए, मगध के इन 2 राजधानियों की कहानी में ही उसकी पूरी स्ट्रैटेजी छिपी है। एक तरफ थी गिरिव्रज, पहाड़ियों से घिरी एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस, एक सुरक्षित किला। तो दूसरी तरफ थी फ्यूचर कैपिटल पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी। मतलब ट्रेड के लिए, मिलिट्री मूवमेंट के लिए ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। और ये डिसाइसिव मूव लिया अजातशत्रु के बेटे उदयीन ने। उन्होंने ऑफिशियली कैपिटल को गिरिव्रज की पहाड़ियों से निकालकर पाटलिपुत्र, नदियों के बीच शिफ्ट कर दिया। और ये सिर्फ एक शहर बदलने जैसा नहीं था, ये डिफेंसिव माइंडसेट से एक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हर्यंक वंश के इन शुरुआती फैसलों ने एक बहुत बड़े, बहुत ग्रैंड एम्पायर के लिए स्टेज सेट कर दिया था। उन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी ना, उसी पर भारत की सबसे फेमस डायनेस्टीज में से एक खड़ी हुई। जी हाँ, पाटलिपुत्र में बना ये पावर बेस आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन बना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन महान सम्राटों का उदय तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हर्यंक वंश के इन राजाओं ने उनके लिए एक मजबूत जमीन पहले ही तैयार कर दी थी। लेकिन जब एक साम्राज्य इतना बड़ा हो जाता है तो उसे चलाने में मुश्किलें भी तो आती होंगी। जाहिर है, जैसे जैसे मगध का एम्पायर फैला, उसके सामने नई नई चैलेंजेस आने लगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है मौर्य सम्राट बिंदुसार के टाइम का। हुआ ये कि एम्पायर के एक बहुत दूर के नॉर्दर्न प्रोविंस तक्षशिला में
एक विद्रोह हो गया। अब उसे दबाने के लिए सम्राट को अपने बेटों को भेजना पड़ा, और उन्हीं में से एक थे फ्यूचर अशोका द ग्रेट। सोचिए, ये घटना बताती है कि एम्पायर अब पाटलिपुत्र से कितनी दूर, कितना बड़ा हो चुका था। तो कुल मिलाकर देखें तो मगध की कहानी एम्पायर बिल्डिंग का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सही जगह यानी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी और विजनरी लीडरशिप मिलकर एक पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकते हैं, एक छोटे से राज्य को एक महान साम्राज्य बना सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। इज ज्योग्राफी डेस्टिनी? क्या भूगोल ही सब कुछ तय करता है? मगध की सक्सेस में उसके नदियों और पहाड़ियों का कितना रोल था, और बिंबिसारा और उदयन जैसे लीडर्स का कितना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे वाकई सोचने की जरूरत है।